क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, और उम्मीद है हमेशा की तरह अपनी मेहनत के साथ लगे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर है। यानी कि पहले लेक्चर्स में हमने चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन किया। हमने आपको बताया कि हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइड है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है फ्रॉम द एनसीईआरटी पैटर्न, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जो आपका चैप्टर है वो क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब साफ साफ था, हमने पिछली बार चर्चा किया था और आज फिर से चर्चा कर लेते हैं। आपसे थोड़ा बहुत रिकैप करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके जो यूनिट का नाम है उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि हम चार्ज को रेस्ट पे रख के, यानी कि चार्ज को एक जगह रख के उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने आपको बताया था कि आर्यन हेलो बेटा, अमित यादव हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? मस्त एकदम। आने में लेट कर दिए क्या बालक? कोई बात नहीं, 1 ही मिनट लेट हुआ है और अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, हम इंतजार ही कर रहे थे आप सभी का, है ना? बढ़िया हो? क्लास पिछली रिवीजन कर रहे हो? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है ना? चलिए, आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, आप सभी को पता है। और इस दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारा जो यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी हमने स्टार्ट किया इस चीज को पढ़ाना। और हमने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि हम किसी चार्ज को एक जगह रख के उसके फील्ड के बारे में, उसके इंटेंसिटी के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। हमने आपको बताया था कि चार्ज, अकेले चार्ज कहीं भी पॉसिबल नहीं है। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से आता है, किसी भी मास से आता है। डीपीपी क्वेश्चन 2 बता दो सर। अच्छा भैया बता देंगे, परेशान नहीं। चार्ज हमेशा किसी मास से आता है, और आपको पता है कि चार्ज जो होता है, आज हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, चार्ज और मास में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। क्योंकि हमने बताया था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का क्या है? अगर हम बात करें चार्ज क्या है भाई, अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। आज तो वैसे व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बेटा सीखेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। बेसिकली हम आज सीखने वाले हैं कूलम्स लॉ। यानी कि जो दो चार्ज को रखने के बाद, किसी भी पॉइंट चार्ज को रखने के बाद उनके बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में कूलम ने बताया। कूलम्स लॉ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे। अच्छा, फिर हमने आपसे ये चर्चा करी थी, हमने आपसे ये बारे में चर्चा करी थी, हमने आपको ये बताया था। एक स्लाइड ले लेते हैं, है ना? यहां से ले लेते हैं। चलिए, हमने आपसे ये चर्चा करी थी कि चार्ज और मास, चार्ज हमेशा किसी भी, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चलिए बेसिक टर्म पे बात करते हैं। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो सकता है। चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने बताया था कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना? जबकि मास ओनली पॉजिटिव, मास क्या हो सकता है? ओनली पॉजिटिव होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड।
चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, बट चार्ज, ये जो चार्ज आया वो किसी भी पार्टिकल के मास से आया, लेकिन बट अगर हम बात करें आपसे कि मास जो होता है वो बेटा स्पीड पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए बेटा क्या होता है, मास वेरिएबल होता है, क्योंकि जब आप खड़े हो, आप रेस्ट की पोजीशन पे हो, तो आपके बॉडी का जो वेट होगा वो आपका एक्चुअल वेट है, बट जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बड़ा सोचो, तो आपकी बॉडी बहुत हल्की भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अगर हमारे पास बॉल है, बॉल अगर रेस्ट में है, तो बॉल की एक्चुअल वेट अगर 2 किलो की है, अगर हम बॉल को उठा के फेंकेंगे तो हो सकता है कि उसके जो मास में क्या हो, वेरिएशन आ जाए, उसके मास में चेंजेस आ जाएगा। इस चीज को हम एक फार्मूला से पढ़ने की कोशिश करते थे, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, है ना? रेस्ट ऑफ मास m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ वगैरह वगैरह। ये रेस्ट मास है, ये एक्चुअल मास है, ये फार्मूला था कि मास में वेरिएशन का। आप बहुत नॉर्मली, ये खैर क्लास 11 का है, लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको बताएं, बहुत प्रैक्टिकल समझो कि अगर आप एक जगह रेस्ट पे हो, अगर आप एक जगह खड़े हो, सोचो जरा अपनी बुद्धि से, तो आपका एक्चुअल वेट अगर 60 किलो का है अभी, तो आप खैर आपका जो वजन होगा वो 50 किलो का मान लो होगा, लेकिन आप अगर दौड़ना प्रारंभ कर दें, तब आपका जो एक्चुअल वेट था उससे आपका वजन कम होगा, है ना? तब आप दौड़ पा रहे हैं। अब जैसे मान लो कि आप खड़े हो, लेकिन आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, फिर आपका वेट डिफरेंट आ जाएगा, आपका जो एक्चुअल मास है वो डिफरेंट आएगा। तो जो मास होता है वो बेटा स्पीड पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड। बट सोचो, ये बाप है, ये बेटा है, यहीं से भाई साहब आए हैं, लेकिन ये इसके सारे कानून को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, थोड़ा रफ टफ लिख दिया तो थोड़ा अच्छे से लिख लें, है ना? आप लोग नोट्स बनाएंगे। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। डन है? ये चार्ज और मास की कहानी थी नॉर्मल। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी कि चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। हमने आपसे लास्ट क्लास में जो कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 2 चीज छूट गई थी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में चार्जिंग बाय इंडक्शन छूट गया था, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का ये प्रॉपर्टी छूट गया था, बाकी हमने डिस्कशन कर लिया हुआ था। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया था। चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन में सिर्फ इतना अक्षर है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में फ्लो होता है चार्ज का, और ये विद कांटेक्ट क्या होता है, विद कांटेक्ट। जब हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और अगर हम उसको किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के पास कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के इस ट्रांसफर होने की जो घटना होती है उसी को हम क्या कह देते हैं मेरे भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये हमने चर्चा की थी, और इसमें कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन सब की भी चर्चा की थी। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? आर्यन, अमित, बोलो बोलो भैया, कुछ बोलो तो सही। बच्चे देखते रहते हैं, गला फाड़ के बोलना भी पसंद नहीं करते। चलिए, बहुत शानदार। अब हम चर्चा करते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर ही होगा। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, हमने कल चर्चा उस बार भी की थी कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन विच आउटर द मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी लूजली बाउंड, जिसमें भाई फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और फ्री टू मूव, उसे हम कह देंगे कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं उसे हम इंसुलेटर कह देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो बहुत बेसिक टर्म था। फिर बात आती है कि हमने जिस चीज पे चर्चा नहीं की थी उसका नाम था चार्जिंग बाय इंडक्शन भी। ठीक है,
तो हेडिंग डालेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन से सिर्फ आपसे सिर्फ इतना मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं क्या, विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता था कि जब हमारे पास एक चार्जिंग बॉडी थी और दूसरी अनचार्ज बॉडी थी, जब हम उसको कांटेक्ट में ले जाते थे तो चार्जिंग बॉडी वाला इलेक्ट्रॉन जो होता था वो अनचार्ज वाले बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता था उसका इलेक्ट्रॉन। इस घटना को हम कह देते थे कि ये कौन सी घटना होगी भाई, कंडक्शन वाली घटना। इंडक्शन में क्या होता है, इसमें चार्जिंग बॉडी को हम लाते नहीं है विदाउट कॉन्टेक्ट। साफ साफ मतलब है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई चार्जिंग बॉडी है, बहुत सोचो बहुत समझो, और इस पर मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, हमारे पास दूसरी है और हमने इसको कांटेक्ट में भी नहीं लाया है, ठीक है, और फिर भी क्या हो, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाए। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, तो सीधी सीधी बात है दूसरे पड़ाव पे इस पे पॉजिटिव बॉडी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसी में एक है घटना जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का मतलब साफ साफ ये है कि जो हमारा अर्थ है, यानी कि जो हमारी धरती माता है, धरती माता को दिखाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है और बहुत साधारण तरीका है। हम यहाँ पे ऐसे ही एक ले जाओ और यहाँ पे 3 लाइन खींचो, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया हमारा। क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। और अर्थ क्या काम करेगा, अर्थ भैया इनफाइनाइट सोर्स का चार्ज है इसके पास अनंत उस ऊर्जा का या फिर चार्ज का भंडार है। आप इसको चाहे जितना इलेक्ट्रॉन दे दो, आप चाहे इसको चाहे जितना चार्ज दे दो, ये क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। अर्थ है भाई। अच्छा, अर्थ की एक बहुत छोटी सी बहुत बेसिक कहानी अगर हम आपको सुनाना की चाहें कि अर्थिंग का क्या सीन है। पहले घरों में जो होता था, लाइट आती थी वो बहुत हाफ आती थी, पहले ही होता था, पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती। अब स्टेबलाइजर वगैरह आ गया धीरे धीरे, अब तो एमसीबी वगैरह लग गए, बहुत बहुत चीजें आ गई है ना, तो लाइट ही सही आती है लगभग लगभग। आप देखें तो पहले क्या होता था मेरे भाई, अगर हम पहले को समझने की कोशिश करें, पहले ये होता था कि लाइट अगर हाफ आई तो एक रॉड ले लेते थे। रॉड का मतलब है सरिया हो गया या फिर लोहे की 3 रॉड ले लेते थे, उसको पृथ्वी में यानी कि अर्थ में कहीं पे गाड़ देते थे, जमीन में गड्ढा करके, उसमें नमक और पानी डाल देते थे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, है ना, यही होता है शायद, है ना, उसमें नमक डाल देते थे। नमक डालने के बाद क्या काम करते थे, उसको एक वायर से कनेक्ट कराते थे। और घर में आपको पता है कि हमेशा 2 वायर आता है फेज का, एक मेन फेज होता है, घर में 2 वायर होता है। अभी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, प्लग का देखे होगे वायर, 2 वायर आता है, उसके एक वायर से उसको कनेक्ट कर देते थे। और जैसे जैसे उसमें पानी डालते थे या फिर नमक डाल पानी डाल देते थे, अगर घर में आधी लाइट आई है, हाफ आई है, बहुत कम जलती थी, तो लाइट तेज हो जाती थी अर्थिंग से। उसी को अर्थिंग कहते हैं बेटा। ये पहले की घटना है। खैर अब तो खैर काफी अपडेशन आ गया है ना, अब तो काफी चीजें अपडेट हो गई हैं, तो कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को अगर हमें समझना है तो हमें बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमने आपसे कहा कि इसको हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसके पास, अरे बैक हो जा भाई, ठीक है, ठीक है, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और इस साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा सिर्फ, जबकि दूर है, लेकिन सब डिस्टेंस पे है तो कुछ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हमने क्या काम किया, इसको अर्थिंग से अभी कनेक्ट कर दिया। जब हम अर्थिंग से इसको कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें चला जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चला जाएगा तो इसमें पता है क्या हो जाएगा, इसके पास ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, और भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर। अब ये नेगेटिव हो जाएगा और इसको ये खींचेगा। तो ये हो गई, इसे कहते हैं पोलराइज हो गया। क्या हो गया भैया, पोलराइज हो गया, इसको पोलराइज कहते हैं। यानी कि अगर इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के पृथ्वी में चला जाता, ये भी कंडीशन हो सकता था। अगर इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल के इसमें चला जाता। ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अब बहुत मोटे मोटे शब्दों में अगर हम बात कर लें, बहुत मोटे शब्दों में बात कर लें, चार्जिंग बाय इंडक्शन का इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक चार्जिंग बॉडी है और एक अनचार्जिंग बॉडी है, यानी कि उस पर जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, अगर एक दूसरे को बहुत पास ना ले जाए, दूर रखें, और जो अनचार्ज बॉडी थी उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें अर्थ से, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन किसमें घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भैया, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी भी घटना को अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग की घटना कहते हैं। अब बात करते हैं, और चार्जिंग बाय इंडक्शन का ये मतलब है कि एक हमारे पास अगर बॉडी है अनचार्ज और एक चार्जिंग बॉडी है, उसको अगर दूर मिलाते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कह देते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में इसका उल्टा होता था, एक अनचार्ज बॉडी थी, दूसरी चार्जिंग बॉडी थी हमारे पास, जब उसको कांटेक्ट मिलाते थे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता था। उस घटना को हम क्या कह देते थे, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को आपको पता है कि अगर हम बालों में कंघी को घिसते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जब हम उसके समीप ले जाते थे, तो आपको पता है कि कंघी पे अब इलेक्ट्रॉन आ गया, और कंघी के जब इलेक्ट्रॉन आ गया, जब उसके समीप लाते थे तो वो क्या करती थी, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। इसका मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और उसी को हम कह देंगे भैया चार्ज इस पे आ गया, और उसी को कहते थे चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगर ये बात इतनी क्लियर हो गई हो तो कूलॉम्स इनवर्स लॉ, आज का जो हमारा ध्येय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पूरे 15 से 20 मिनट में समराइज करने की इस बात को कोशिश करी कि अभी तक हमने क्या चर्चा की थी और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, कूलम ने क्या बताया, आपको पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, इसको मार देते हैं गोली, बहुत बेसिक से चलते हैं और बहुत मोटी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। ये मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता है। जब आप किसी चीज को अर्न कर रहे हो, जब आप किसी चीज को सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम सीख रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। और जब आप एग्जाम में बैठो, आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठो, तो आप इस एटीट्यूड से बैठो कि आपसे ज्यादा किसी को कुछ घंटा नहीं आता, जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया है उससे भी ज्यादा आपको आता है, और फिर आप बहुत शानदार कर ले जाएंगे, है ना। चलिए, दूसरी चर्चा भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब हम, डेफिनेशन बता दीजिए, डेफिनेशन बताने जा रहे हैं भैया, अरे क्लियर है। अच्छा, इंडक्शन का, ठीक। चलिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन का कह रहे हैं भैया, यहाँ पे नहीं बता सकते तो एक पेज लेना पड़ेगा हमको। मान लो हम, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गई, इसको उठाते हैं, चलिए लिखा देते हैं डेफिनेशन। ठीक है बालक, डन, चलिए डन डन। हेडिंग डालेंगे चार्जिंग बाय, बोल दें कि लिखवा दें, जैसा आप कहें, बोल दें कि लिखवा दें, मतलब लिख दे बोर्ड पे क्या बोल दें, बताएं। मतलब आर्यन भाई बताओ कि बोल दूं कि लिख दूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करा दें, बोल देंगे, तो जल्दी बोलो ना बालक, कहाँ चले गए।
तो लिखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में लिखिए द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखिए द फ्लो ऑफ चार्ज, लिखिए द फ्लो ऑफ चार्ज continuous till there is continuous till there is a resultant force on the free electron, a resultant force on a free electrons of the conductor becomes zero. This phenomena becomes zero, लिख लिया, becomes zero. This phenomena is called induction. This phenomena is called induction. लिख लिया भैया भाई, क्या कहा हमने, साफ साफ कहा आपसे कि द फ्लो ऑफ चार्ज टिल द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन, कहा, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तब तक फ्लो होता रहे जब तक उसमें अर्थिंग से ये जीरो ना कर दे। भाई जिसपे इतना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था उतना इलेक्ट्रॉन अर्थिंग से इसमें चला गया और ये क्या हो गया, पूरा बिकम्स जीरो हो गया। और इसी घटना को क्या कह दिए, ये तो ऑटोमेटिक घटना हुई, इसी को कह दिए इंडक्शन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर्स बिकम जीरो, खत्म, क्लियर है भैया। आगे बढ़ो, नितिन डेफिनेशन लिख दीजिए, एक लड़का और कूद पड़ा, बहुत शानदार। एक घंटा बुलवाया, अब कह रहे हो लिख दो, नालायक कहेंगे। यार एक घंटा बुलवाया, कह रहे हैं लिख दो, क्या नाम है भैया, नितिन, बहुत शानदार नितिन, तुम्हें क्या क्या है ना, लिखना पड़ेगा बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखो बेटा, अच्छा चार्जिंग बाय इंडक्शन, बहुत शानदार। देखिए द फ्लो ऑफ चार्ज continuous till there is a resultant force on free electrons, क्या लिखा, द फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यूअस टिल देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स जीरो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, खत्म, ठीक है भाई। हमने क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात है कि चार्जिंग ऑन इंडक्शन, सीधी सीधी बात है कि जब भैया एक हमारे पास कंडक्टर है जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है और इस पर अगर इस साइड नेगेटिव चार्ज है और इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सीधी बात है। और अर्थ क्या है भैया, अर्थ के पास तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, जितना चाहो ले लो, तो ये क्या काम करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक ये इसको क्या कर नहीं कर देगा, न्यूट्रल नहीं कर देगा, बिकम जीरो। जीरो का मतलब साफ साफ इतना है कि जितना उस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें क्या कर देगा, ये तब तक फ्लो जब तक इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नहीं बदल देगा। तो वही हमने फिनोमेना लिखा है, द फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यूअस
till there is a resultant force on a free electrons of conductor। ये लिख लीजिएगा ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के लिए है ना, कंडक्टर्स बिकम जीरो। दिस फेनोमेना is called इंडक्शन। खत्म, टाटा बाय बाय। चले भैया आगे लिख लिए, इसके पहले ये लिख लीजिएगा ऑफ कंडक्टर। चलो अब आते हैं कूलम्स लॉ। अब आपको पता है, चलो कूलम लॉ ने क्या बताया कि भाई आपको पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, अगर लाइक चार्ज है, लाइक पॉइंट चार्ज है तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, अगर अनलाइक पॉइंट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात आती है सबसे पहली बात कि जो कूलम्स का लॉ है वो सिर्फ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। मतलब बहुत, पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा थोड़ी है, पॉइंट चार्ज का मतलब एक आप पॉइंट बनाते हैं तो बहुत छोटा होता है, इतना होता है एक पॉइंट। मतलब एक चार्ज है, और चार्ज आपको पता है कि 500 कूलम हो सकता है, 10 कूलम हो सकता है, मतलब 1 करोड़ हो सकता है, बट चार्ज में सबसे छोटा चार्ज के लिए वैलिड है पॉइंट चार्ज जिसको कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर हम, आपको पता है अगर लाइक पॉइंट चार्ज है हमारे पास और उसको कुछ आर डिस्टेंस पे अगर रखने की कोशिश किया इन्होंने दो पॉइंट चार्ज लिया, ये लाइक पॉइंट चार्ज है, एक अनलाइक पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको भी आर डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करी। तो ये खुराफात ये दिखता है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर अनलाइक पॉइंट चार्ज है तो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, तो इसमें जो फोर्स एक्ट करता है उसको या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या तो खिंचाव हो सकता है उसका, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, या तो दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और इस फोर्स को बताया किसने? कूलम्स ने बताया। तो उसने बताया कि अगर हमने दो चार्ज को ले लिया और उसको आर डिस्टेंस पे रख दिया तो क्या होगा भैया घटना? इन्होंने दो इक्वेशन दिए इसके खिलाफ कि जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्होंने दो इक्वेशन दिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कूलॉम एस्टैब्लिश्ड, इन्होंने बताया द फॉलोइंग लॉ नोन एज द कूलम्स लॉ। इन्होंने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, जितना ज्यादा चार्ज को हम दूर रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर हम चार्ज को बहुत पास लाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अच्छा, बहुत छोटी बात है कि आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा, क्लास 11th में भी चला था और क्लास 12th में भी ऐसा होता रहेगा आपके साथ कि जब हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इस दोनों हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन को आप पूरी फिजिक्स में ई क्यू के पावर एन लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन कहते हैं, ई क्यू के पावर एन कहते हैं। बहुत शानदार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड मेरे भाई, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मर्ज करके लिख सकते हैं, यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन में कितना R का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला है, 4 पाई 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, तो के इसको मान लिया, इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ आता है और इसमें एक एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। सर डिस्टेंस
डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस सर। हाँ, अगर हम भाई डिस्टेंस को बड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे मेरे भाई, इसको डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ये जो डिस्टेंस आर है अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। बिल्कुल, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट, याद रखेंगे। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट का भी मान याद रखेंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता दीजिए, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन सॉरी इस पे इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब एक स्लाइड एक्स्ट्रा है और ले भी लेते हैं इसको, इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब आपको मेरे भाई पता है, फार्मूला आपके सामने है कि F बराबर कूलाम का लॉ आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मेरे भाई R का। डन, चलो बहुत शानदार। अब अगर हम इस पे चर्चा करने की कोशिश करें कि हमें एप्सिलॉन नॉट का क्या चाहिए, यूनिट चाहिए हमें, हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट निकालने की, है ना। किसी की यूनिट कैसे निकालेंगे आप, कभी आपको अब परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की तो कोई यूनिट होती नहीं है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, 1/f बचा हमारे पास, Q1 Q2 बचा हमारे पास, R का स्क्वायर बचा। आपको पता है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम अपॉन फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, इंटू दूरी का क्या होगा यूनिट, मीटर का स्क्वायर। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अगर आप अब इसको पूरा लिखने की कोशिश करें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपका पूरा फार्मूला, को याद रखेंगे। इसकी जरूरत आपको नॉर्मली मिलती है, एग्जामों में देखने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बोर्ड में कई दफा आया, एक दो बार नहीं है, कई दफा आया है, और ये चीज आपको बार बार देखने को मिलती है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बहुत छोटी चीज है, बट नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाता है ना, न्यूमेरिकल का। तो आज के डीपीपी जो हमने दी है उसमें भी आपको कूलाम से लॉ से हमने इस पे आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। 4 पाई सर, 4 पाई बेटा देखो मेरे भाई, मेरे बालक, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे रिश्तेदार, वफादार जो भी हो, इस बात का ध्यान रखें, पाई का 1/4 पाई ये है कांस्टेंट टर्म, और जो भी अगर कांस्टेंट टर्म होता है या फिर कोई नंबर होता है वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस होता है, उसकी ना तो कोई बीमा होती है और ना तो कोई उसका यूनिट होता है। तो 1/4 पाई को त्याग दो, छोड़ो दो, भूल जाओ, गोली मार दो, कोई मतलब नहीं उन सब का। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो तो आगे बढ़ो, वरना आलू छीलो। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो कूलाम ने क्या बताया, कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता दिया कि on the basis of experiments Coulomb's established the following law known as the Coulomb's law. The magnitude of electrons is between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा कूलाम का चार्ज होगा उतना ज्यादा उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इसको इनवर्स का लॉ भी कहते हैं। एक नोट करके लिखिएगा इसमें पॉइंट, यहां पे नोट करके लिखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। जो कूलम्स लॉ होता है हमारा वो हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे कूलम, लिख देता हूं मैं, नहीं तो नितिन तुम खुद से पढ़ोगे कहोगे
सर लिख दीजिए, कूलम, कूलम्स कर दो, थोड़ी इज्जत दे दो, ये लगने से थोड़ा सा उसका भौकाल बढ़ जाता है, होता कुछ नहीं है, बस का हो जाता है। अब आप ऐसे लिख दो तो किशन सर, मतलब हमारा होगा ये, हमारे इसका हमारे ऊपर अधिकार हो गया, पहले नहीं था अधिकार, है ना। क्या ही क्या जमाना, ये सब अंग्रेजों की देन है, साले चुट्टा थे, दे के गए हैं अजीब सी लैंग्वेज, सीयूटी को कट बोलते हैं और पीयूटी को पुट बोलते हैं, क्या किया जाए, धरती में रईसों की कमी है नहीं। अच्छा, वो तो दे के गए, लेकिन जो मास्टर पढ़ा रहा है, जो सम पढ़ रहा है, वो बड़ा महान है। क्यों पढ़ रहा हो भाई तुम, हैं? खुद भी कहेगा पढ़ेगा भी, जब दे के गया तुम्हें नहीं बुरा लग रहा है तो मत पढ़ो भाई। खैर, ये मजाक तक। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, वैलिड देखो ना, वैलिडिटी रिचार्ज कराया हो, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली, क्लियर है मेरे दोस्त, डन। अरे तुम लोग कुछ बोल दिया करो, नहीं देखा मैं आत्महत्या कर लूंगा समय निकाल के, बच्चे बच्चे देखो बोलते बोलते नहीं, सब बच्चे देखते रहते हैं, जब देखते हैं बोल तो कहीं यार क्या बोली रे, मार को आजाद, ठीक है। यस सर, नो सर, हाय सर, बाय सर, क्या सर, ठीक है मेरे भाई। तो हमने आपको बता दिया कि ये पॉइंट चार्ज किया, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटा चार्ज, ठीक है। तो अब साइलेंट नॉट का मान याद रखेंगे, और साइलेंट नॉट को कहते क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसे बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एवरीथिंग इज क्लियर सर, बहुत शानदार, ठीक है। तो अब साइलेंट नॉट को क्या कह देंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, डन, डन भाई साहब। अच्छा, इसके बाद कई चर्चाएं इसमें रह गई हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके कंपटीशन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है, बहुत जगह एनसीईआरटी में इस पर सवाल देखने को मिल जाता है। और इस पे हमने, पहले हम आपको इस पे 2 मिनट का रिवीजन करा देते हैं, फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ सवाल दिए आपको, वो कर लेंगे। हमने आज आपको बताया कि जो चार्ज होता है वो मास से आता है, और चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस होता है, मतलब मास से ही चार्ज आता है, ये बाप है बेटा है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है। और हमने आपसे ये भी चर्चा करी कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, बस चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे जितनी ज़्यादा भागा और रफ्तार हो, कोई इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चार्ज और मास में बेसिक हमने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने आपको कूलाम का नियम बताया, जिसके कारण हमने आपको ये चर्चा की कि F बराबर क्या, कूलाम ने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। इसका नाम मान याद रखेंगे। फिर हमने इसकी वीमा यानी कि इसका डायमेंशन और यूनिट, इन सबको निकालने की कोशिश करी, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होनी चाहिए बात, है ना, बराबर बात। नेक्स्ट क्लास जो होगी इस पे होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी तो होगी, काहे नहीं होगी। अब बात करते हैं होमवर्क यानी कि डीपीपी का लेक्चर्स नंबर 2, डीपीपी का 02 लेक्चर है, और इसमें है फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर ईच ऑफ 1 + 1 कूलाम, यानी कि आपको Q1 की वैल्यू भी 1 कूलाम है, और Q2 की वैल्यू भी आपको गिवन है, उसको r डिस्टेंस पे सेपरेट, r की वैल्यू आपको गिवन है,
तो आपको सिर्फ कूलाम का नियम निकाल के उसमें फोर्स निकालना, बहुत सिंपल सी बात है। पूरा वाला सवाल दिया है। फिर दूसरा सवाल आपको दिया है, टू पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज q1 एंड q2 व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस exert force on each other if distance between the two particle is reduced the half। हमने क्या किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, यानी कि r को r/2 कर दिया है, एंड द चार्ज ऑन ईच द पार्टिकल डबल्ड, एंड चार्ज के जो पार्टिकल है वो उसको डबल कर दिया है, q था तो उसको q कर दिया है, डबल कर दिया है, एंड अब फोर्स निकालना है। अब ताकत बता, अब बताओ तब जानी, अब मारा तब देखिए, ऐसा कहानी नहीं है। अब तीसरा है, ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि तीसरा है कि ए बॉडी हैज द 80 माइक्रोकूलम ऑफ अ चार्ज, नंबर एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट विल बी। यानी कि आपको ये बताना है मेरे भाई कि अगर कोई बॉडी है उस पर 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी कि आपको Q की वैल्यू जो दी हुई है 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है। आप इस 80 को 80 को आप एक काम कर सकते हैं, एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का आवेश है। इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कठिनाई नहीं होगी मेरे दोस्त। नंबर्स ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स विल बी, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल पढ़ा होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर N इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल, यानी कि एक पैकेट के रूप में होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही रूल कहता है, Q बराबर NE, यानी कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, और वेयर N इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मल्टीपल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीजर। तो n की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, E की वैल्यू दी है, सॉरी Q की वैल्यू दी है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन को ही फंडा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, या फिर फंडामेंटल यूनिट चार्ज कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास बहुत और बेहद पसंद आई होगी, और एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, इस क्लास को दोबारा देखने की जरूर कोशिश करेंगे, और आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को जरूर बताएं कि विजय बैच प्रारंभ हो चुका है बहुत धाकड़ तरीके से, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। और मिलते हैं, हमारी आपकी जो मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें, मस्ती से पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। आज के लिए इतना रखते हैं, हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।